ओके, गुड इवनिंग बच्चों। कल का सेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से बिगड़ गया था। खैर, आज मैं फिर से तैयार हूँ। इस दौरान मुझे कई मैसेज मिलते रहते हैं। कुछ मैसेज ऐसे रहते हैं कि सर टाइम बढ़ा दीजिए, टॉपिक पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा करिए कि सारे टॉपिक पूरे हो जाएं। तो इन सब बातों में मैं आपसे एक बात कहूँगा, केवल इतनी सी। देखिए, जितने भी सेशन है मेरे, जो क्रैश कोर्स के सेशन है या रिवीजन के सेशन जो हैं, ये सेशन में मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग अपनी बुक के कांटेक्ट में कॉन्टिन्यूअस बने रहें। वो चीज़ें जब कई बार आप छोड़ देते हैं तो आपका पढ़ने का मन नहीं लगता, आप टॉपिक उठाने से डरते हैं। तो मेरा ये मकसद है पूरा कि मैं अगर किसी चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ तो मैं मेजर टॉपिक पहले क्लियर कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर कर लूँ, और जब वो क्लियर करने लगूँ वो सारे टॉपिक, अगर कुछ बहुत छूट जाएं तो वो आप उसे अपने मन से क्लियर करिए, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ये मैं फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज कराने का मतलब होता है ये आप एक बार पढ़ चुके हैं, और अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो उसके बाद रिवीजन के लिए ही आप यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको टॉपिक को गो थ्रू करूँ और आप उससे टच में बने रहें, वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है, कई बच्चे कहते हैं उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, उनके लिए भी फ़ायदा है। अगर उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं मैक्सिमम टॉपिक का स्केलेटन आपके सामने बना के रख देता हूँ कि ये टॉपिक में मेन बातें हैं। अब अगर आप थोड़े से भी होशियार हो तो अपने हिसाब से उसे पढ़ करके उस स्केलेटन में पूरी तरीके से बॉडी क्रिएट कर सकते हो और वो समझ सकते हो। तीसरी बात, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि कोई भी चैप्टर जिसको पढ़ाने में 10 से 15 घंटे लगते हैं, मसलन आप जेनेटिक्स के बारे में बोल दीजिए तो 12 से 13 क्लासेस लगते हैं 2.5 से 3 घंटे की। तो हम अगर लगभग 30 घंटे का मान लें ये चैप्टर, तो 30 आवर का चैप्टर आपको कैसे 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है? पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिर भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं इसके कवर अप करूँ। एक और बात, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मेंडेलियन जेनेटिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी मैं 2 दिन टेकअप करूंगा। मतलब आज पढ़ाऊंगा और कल पढ़ाऊंगा। आज कुछ पार्ट पढ़ा दूंगा, कल पार्ट पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, वो भी 2 दिन तक चलेगा। तो हमने जेनेटिक्स पोर्शन को टोटल 4 टर्न दिए हैं, 4 दिन तक दिया है 1.5 घंटे। तो 5 से 6 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके मेजर टॉपिक क्लियर हो जाए। और ज़्यादातर समय में मेरा ये आइडिया रहता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके मेजर बातें पूरी हो जाती हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, देखिए मुझे बार बार वीडियो के लिए आना पड़ता है, तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट की बेसिस पर ही रहते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के फिराक में हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक्स के बेसिक बातें समझ जाएं। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे जेनेटिक्स होते हैं के बारे में बात की जाती है, कैसे किसी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि जेनेटिक्स कोई हवा नहीं है, जेनेटिक्स थोड़ी सी छोटी सी गणित है जो हम 9th 10th लेवल पर पढ़ते हैं, 8th लेवल पर पढ़ते हैं। 2 और 2 4, 2 गुनी 2 4, 3 2 5, ऐसी कुछ गणित है। उस गणित में प्रोबेबिलिटी लगती है और उन गणित को हम लोग सिंपल सी बातों में पढ़ते हैं। खैर, इन्हीं सारी बातों के साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि टाइम हो चुका है, हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक शब्द आता है जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जेनेटिक्स? सो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद 2 थिंग्स। 2 चीजों के साथ डील करती है। एक तो हम लोग डील करते हैं इसके साथ इनहेरिटेंस, और दूसरी चीज हम लोग बेटा डील करते हैं वेरिएशंस। जब भी कोई पूछे व्हाट इज जेनेटिक्स तो आप बोलोगे जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद 2 थिंग, वन इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड अदर वन इज नोन एज वेरिएशन। ओके, वीडियो वंस आई वांट टू चेक द वीडियो। ओके, गुड। अगर कोई पूछे व्हाट इज इनहेरिटेंस तो आपको मालूम होना चाहिए इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस। छोटा छोटी बातें आपको याद रखना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस। अच्छा, किस बात का प्रोसेस है? कि पेरेंट्स अपने करेक्टर को प्रोजनी तक पहुंचा दे, बच्चों तक पहुंचा दे। तो पेरेंट्स के करेक्टर जिस भी
प्रोसेस के द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर्स प्रोजनी तक पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो मैं बोलूंगा इट इज अ प्रोसेस, एक तरीका है जिसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, पेरेंट्स से प्रोजनी की तरफ कैरेक्टर्स चले गए। कई बार आप लोगों ने सुना है कि भैया बच्चे की नाक मम्मा जैसी है, आंखें पिताजी जैसी हैं, हाथ दादी जैसे हैं। आप इस तरीके के साथ सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर, वन जनरेशन के कैरेक्टर दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, नाउ द वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? आपने देखा पेरेंट्स और आपने देखी प्रोजनी। अब आपको मालूम है प्रोजनी ने अपने कैरेक्टर पेरेंट से ही लिए हैं, तो प्रोजनी को पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे अपने माँ बाप जैसे तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। अगर एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते तो उनके अंदर थोड़ी डिसिमिलरिटीज होती है। तो वेरिएशन इज डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी, डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी, दैट्स इट, बस इतना याद रखना। इट इज अ डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजनी। पेरेंट्स एंड प्रोजनी के बीच में जो डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी है उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। बस इतनी सी बात अगर आप जानते हैं। जेनेटिक्स के दो पोर्शन जानते हैं आप। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद टू थिंग्स, वन इज नोन एज इनहेरिटेंस, अनदर नोन एज वेरिएशन। जल्दी जल्दी देखो, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजनी की तरफ आ रहा है, यानी पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजनी को मिल रहे हैं, बच्चों को मिल रहे हैं। लेकिन जब पेरेंट के कैरेक्टर प्रोजनी को मिल रहे हैं, वो कैरेक्टर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है क्योंकि वो तो क्लोन में होता है, तो फिर उनमें डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटीज है, और डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। याद रखना, वेरिएशन का एक बड़ा कारण, केवल एक कारण नहीं, एक बड़ा कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो हमने पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल, एक मेल और एक फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने की वजह से बेटा उन दोनों के कैरेक्टर आते हैं, दोनों के कैरेक्टर आते हैं तो बच्चे में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। तो वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन। और ये बात हमारे पूर्वज तक जानते थे, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर तक जानते थे, और बोलते हैं एंसेस्टर ये बात जानते थे, इस बात का हमारे पास एक रिकॉर्ड है। बोलते हैं 8000 से 1000 साल पहले की बात है, 1000 BC, 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट पहले की बात है, यानी क्राइस्ट के पहले 8000 से 1000 साल पहले की बात है कि हम उस समय तक जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन करता है। आप कहोगे सर उस समय पर लोग कैसे जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन करता है? बोले उस समय का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए इसलिए मैं हटाता हूं। व्हाट इज जेनेटिक्स? ब्रांच ऑफ द साइंस डीलिंग विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक तो इनहेरिटेंस से, दूसरा वेरिएशन के साथ डील करेगी। इनहेरिटेंस अ प्रोसेस, वेरिएशन इज अ डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी। तो हमारे पूर्वज 8000 से 1000 साल पहले ये बात जानते थे कि यार वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। कैसे जानते थे? बट कहते हैं कि उन्होंने डोमेस्टिकेशन से ये बात जानी। आप कहोगे डोमेस्टिकेशन ये कैसे बताता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है? तो बोलते थे वो फॉरेस्ट जाते थे, फॉरेस्ट जब जाते थे तो वहां उन्हें वाइल्ड काऊ मिलती थी, वाइल्ड काऊ जंगली गाय मिलती थी, लेकिन इस वाइल्ड काऊ में वेरिएबिलिटी मिलती थी, बहुत अलग अलग तरीके की वाइल्ड काऊ मिलती थी, अलग अलग तरीके की वाइल्ड काऊ मिलती थी। वेरिएबिलिटी मिलने के कारण जितनी भी काउस थी वो अलग अलग प्रकार की थी दिखने में। अब इन वेरियस काउस को ये आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते थे। मैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करता हूं, मतलब अगर आप किसी जगह पर जाकर एक गाय लेना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे? गाय मरियल हो, अरे आप हष्ट पुष्ट गाय देखेंगे। तो गाय कई प्रकार की होंगी, छोटी, ऊंची, बड़ी, पतली, दुबली, लेकिन आपको मालूम है उसमें से आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, अच्छी गाय का सिलेक्शन किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के बाद उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। अब इसे याद देखिएगा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ब्रीडिंग इज नथिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग से उन्होंने बेटा वाइल्ड काऊ को कई साल, कई जनरेशन तक सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते कराते बेटा अपनी डोमेस्टिकेटेड काऊ बना लिया, और जो जंगली गाय थी उसे डोमेस्टिकेटेड काऊ बना लिया। इनमें से एक का एग्जांपल है साहिवाल।
और आपको मालूम है साहिवाल ये पंजाब में पाई जाती है। एक छोटी सी बात है जो एनसीईआरटी अपने पहले पेज पे लिखती है, मुझे मैं चाहता तो नहीं बताता लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए बोलिए। Genetics is a branch of science dealing with two things. One is known as inheritance, another known as variation. Inheritance एक process है जिसमें character का transfer होता है parents to progeny. Variation एक degree of dissimilarity है जो parents और progeny के बीच में बेटा degree of dissimilarity होती है, उसे हम लोग variation बोलते हैं। इस दुनिया में variation है, हमें मालूम होना चाहिए। और उसका प्रूफ बेटा उन्होंने साहिवाल काऊ की वजह से बताया। अच्छा, एक और बात है, पेरेंट्स अपना करेक्टर प्रोजनी को देते थे, ये बात किसी से छुपी नहीं थी, ये बहुत पहले से लोग जानते थे। लेकिन पेरेंट के करेक्टर जब प्रोजनी में जाते थे, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हुआ करती थी, और उन थ्योरीज में से एक थ्योरी हुआ करती थी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जो आज भी गांव शहरों में मानी जाती है अगर वो लोग बायोलॉजी नहीं जानते। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अनुसार लोग ये मानते हैं कि मम्मा और पापा के करेक्टर, अगर माँ और बाप हैं, इनके करेक्टर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के करेक्टर प्रोजनी को मिलता है। एक बहुत लंबा फादर और छोटी माँ तो बोले इंटरमीडिएट हाइट का बच्चा पैदा हो गया, कालिया फादर गोरी माँ तो बोले इंटरमीडिएट कलर का बच्चा पैदा हो गया। इस तरीके से लोग कहते थे मिक्सिंग ऑफ द करेक्टर होता है, और करेक्टर का मिक्सिंग होता था, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होता था। तो लोग करेक्टर को लिक्विड की तरह डील करते थे। क्यों? क्योंकि सॉलिड चीजें ऐसे नहीं मिक्स करती हैं, लिक्विड की तरह मिक्स करती हैं। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो जेनेटिक्स में सोचने का तरीका बदल देते हैं। जो पहले लोग थे वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानते थे। एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है मेंडल। देखिए, इनकी हिस्ट्री के बारे में तो मैं यहां पर नहीं बताने जा रहा हूं, बस आपको याद रखना है कि कोई मेंडल नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेटा जेनेटिक्स की नींव डाली और सोचने का तरीका बदल दिया। मेंडल ने पहली बार बेटा बताया कि करेक्टर लिक्विड जैसे नहीं। खैर, मेंडल ने किया क्या, 7 इयर्स तक, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो कब पैदा हुए कब मरे ये सब मैं आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूं, इसलिए आप रेगुलर क्लासेस के बारे में तो आप यहां पर मुझसे उम्मीद मत करिएगा। आपको ये याद रखना है कि मेंडल 7 साल तक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट वो 1856 से लेकर 1863 साल तक, सॉरी 1856 से 1863 साल सन तक ये करते हैं। और 7 साल तक ये बेटा पी नाम के प्लांट पर, पी इट इज नोन एज गार्डन पी नाम पर बेटा ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करते करते ये कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पैदा करते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और आज की क्लास में अगर हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पा गए तो आज की क्लासेस में हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे और कल फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे। और जब कल फिर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो 2 दिन में पहले में हम लोग लॉ बेसिक चीजें समझ पाएंगे। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेसिक में पढ़ाने जा रहा हूं। तो ठीक है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स से 7 साल तक इन्होंने काम किया, और इन्होंने काम किया गार्डन पी पे और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। क्या काम किया, कैसे काम किया, वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। बस 1-2 बातें बता देते हैं हम कि याद रखना, मेंडल एक मैथमेटिशियन थे, और मैथमेटिशियन होने की वजह से इन्होंने जो सैंपल्स लिए उनमें मैथमेटिकल्स टूल यूज किए, और मैथमेटिकल टूल यूज करने की वजह से इनके डाटा जो थे वो बड़े ऑथेंटिक थे, डाटा बहुत ऑथेंटिक निकले। आप जब किसी भी चीज में गणित लगाते हैं, गणित लगा देने का मतलब है आप बहुत प्रिसाइज होकर के चीजों को देख रहे हैं, तो इनके डाटा बहुत ऑथेंटिक थे। और उन डाटा की बेसिस पर, डाटा एंड रिजल्ट की बेसिस पर इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, और उन्हीं को हम लोग लॉज ऑफ मेंडल और मेंडेलियन लॉ के नाम से जानते हैं, मेंडेलियन लॉ के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर अभी तक भी आपको कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं है, मैं मेंडल के लॉ को समझाने की जा रहा हूं। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। 7 साल तक इन्होंने एक पौधे पे काम किया, उसका नाम है गार्डन पी। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, इन्होंने मैथमेटिकल टूल लगाया, क्योंकि ये मैथमेटिशियन ही थे बेसिकली, ये काम कर रहे थे बायोलॉजी का लेकिन थे ये मैथमेटिशियन। एंड रूल, अब ध्यान से सुन लो, रिलैक्स होकर के सुन लो, 10 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन सुन लो। मेंडल ने केवल 3 काम किए, ये याद रखना। अगर जिन लोगों ने ये 3 काम को पढ़ लिया वो लोग को जेनेटिक्स ऐसे हल्के में निकल जाएगी। पहला काम,
मेंडल ने किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मैं यही 3 काम आपको बार बार सिखाऊंगा। नंबर 1, पहला काम किया मेंडल ने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स को सेलेक्ट करते वक्त उन्होंने प्योर ब्रीड बनाई। ये अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा, लेकिन सीखिए, प्योर ब्रीड बनाई। और जब उन्हें पेरेंट मिल गए तो उनमें से एक मेल था और एक फीमेल था। दिस इज उन्होंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ओके, दूसरा काम किया यस क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की क्रॉस ब्रीडिंग कर दी, यानी इसका और इसका आपस में ब्रीड कर दिया। क्योंकि पी प्लांट था तो पी प्लांट में एक का पॉलन ग्रेन लिया होगा और दूसरी की स्टिग्मा पे जाकर डिपॉजिट कर दिया होगा। जिसकी स्टिग्मा डिपॉजिट किया होगा वो फीमेल, जिसका पॉलन ग्रेन लिया वो मेल। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पेरेंट टू प्रोड्यूस F1, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल का मतलब ही होता है प्रोजनी, फीलियल का मतलब होता है प्रोजनी, पहली प्रोजनी की जनरेशन, फर्स्ट प्रोजनी की जनरेशन। तो पहला काम किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दूसरा काम किया क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पेरेंट टू प्रोड्यूस F1। बस मुझे ये देखना सही चल रहा वीडियो। इसके बाद जो तीसरा काम किया उन्होंने, द थर्ड वाज द सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1, F1 को सेल्फ कर दिया टू प्रोड्यूस F2, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अगर मैं किसी भी बच्चे से बोलता हूं कि जेनेटिक्स में अगर आप ये 3 चीजें सीख लेते हैं तो मेंडेलियन बेटा स्टडीज में बड़ा फायदा हो जाएगा, तो लोग मुझ पे हंसते हैं, बोलते हैं कि सर ये 3 चीजें सीख लेने से जेनेटिक्स आ जाएगी। मैं कहता हूं देखते जाइए, मैं क्लास आगे बढ़ाता जा रहा हूं और आप सीखते जाएंगे। चलिए फिर से मेरे बात करिए। पहला काम क्या किया उन्होंने, मेरे साथ बोलिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। मैं हटा रहा हूं, टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। पेरेंट जब मिल गए तो बेटा याद रखना उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की और क्रॉस ब्रीडिंग करके F1 प्रोड्यूस किया, F1। और जब F1 मिल गया तो उसकी बेटा सेल्फिंग की और F2 प्रोड्यूस हो गया। देखें कितने लोग हैं जो इस चीज को याद कर पाते हैं। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, नंबर 2 क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द पेरेंट टू प्रोड्यूस F1, और नंबर 3 सेल्फिंग ऑफ पेरेंट F1 टू प्रोड्यूस F2। बस 3 चीजें। यस, लेकिन इनमें बड़ा प्रॉब्लम है, इनको करने में इतना आसान नहीं है। पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट लिया उन्होंने। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की पहली कहानी है कि अगर आपको पेरेंट चाहिए तो प्योर ब्रीड चाहिए, प्योर ब्रीड चाहिए। अगर प्योर ब्रीड नहीं हुआ तो फिर वो पेरेंट बनने लायक नहीं है, यही मेन बात थी। तो उन्होंने बोला व्हाट इज प्योर ब्रीड, बोले प्योर ब्रीड वो है जो स्टेबल कैरेक्टर को बेटा शो करे, जिसके कैरेक्टर स्टेबल हो। अब और आफत, अब आप पूछेंगे सर स्टेबल कैरेक्टर का मायने क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल कैरेक्टर। स्टेबल कैरेक्टर का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा टॉल है, सी अगर कोई बंदा टॉल है तो वो सेल्फिंग में टॉल ही प्रोड्यूस करे। अगर कोई बंदा टॉल है तो वो सेल्फिंग के दौरान टॉल बच्चे ही पैदा करे, और अगर कोई बंदा ड्वार्फ है तो वो सेल्फिंग के दौरान ड्वार्फ ही प्रोड्यूस करे। याद रखना जो लोग सेल्फिंग के दौरान अपना कैरेक्टर बेटा बदलते नहीं है उनका नाम है स्टेबल कैरेक्टर, वो स्टेबल कैरेक्टर शो करते हैं। वीडियो के लिए मेरे को बार बार आना पड़ रहा है, सी यस सही है। याद रखना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में हमें प्योर ब्रीड चाहिए। प्योर ब्रीड में अगर कोई बंदा टॉल है तो वो सेल्फिंग में टॉल ही प्रोड्यूस करे, डॉर्फ है तो वो डॉर्फ ही प्रोड्यूस करे। तो प्योर ब्रीड बनाने के लिए, मेंडल को प्योर ब्रीड बनाने के लिए पौधों के कैरेक्टर्स की, याद रखना पौधों के कैरेक्टर्स की सेल्फिंग करनी पड़ी, कैरेक्टर की सेल्फिंग करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सेल्फिंग करने का मतलब क्या है। मान लीजिए एक कैरेक्टर का नाम है हाइट, लेट सपोज कैरेक्टर का नाम है हाइट, और हाइट उन्हें 2 तरीके के पौधों की मिली। एक पौधा उन्हें मिला टॉल और दूसरा मिला डॉर्फ। कुछ लोग होंगे कैरेक्टर ट्रेट के चक्कर में फंसेंगे। मैं बोलता हूं कैरेक्टर ट्रेट के चक्कर में मत फंसो। मैं पूछूं हाइट एक कैरेक्टर है, देखिए सुनिए, हाइट एक कैरेक्टर है पर उसके 2 अल्टरनेट फॉर्म है, या तो टॉल या तो डॉर्फ। अगर मैं बोलूं टॉल होना क्या है तो क्या एक कलर है, नहीं। मैं बोलूं टॉल होना क्या है, क्या ये पोजीशन है, नहीं। टॉल होना क्या है, इट इज हाइट।
तो मैं बोलूं डॉर्फ होना, बोना होना क्या है, हाइट। तो हाइट के दो अल्टरनेट फॉर्म हो गए, टॉल और एक डॉर्फ। कैरेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म दोनों क्या हुए, ट्रेट। अब उन्होंने क्या किया कि किसी भी एक कैरेक्टर की सेल्फिंग की, और सेल्फिंग करते वक्त उन्होंने टॉल पौधे की सेल्फिंग, टॉल बंदा प्योर ब्रीड है, यानी अब टॉल डॉर्फ कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और सेल्फिंग करते करते उन्होंने बेटा डॉर्फ भी प्रोड्यूस कर दिया। सेल्फिंग की बेटा, तो प्लांट बनाने के लिए उन्होंने सेल्फिंग की, प्लांट को बेटा क्रिएट करने के लिए उन्होंने सेल्फिंग की। याद रखना, प्लांट को क्रिएट करने के लिए सेल्फिंग की, तो दो तरीके के बेटा, सॉरी, पेरेंट को क्रिएट करने की सेल्फिंग की, और पेरेंट को क्रिएट करने पर तो उन्हें हर कैरेक्टर के दो पेरेंट मिले सेल्फिंग पर, एक मिला टॉल और एक मिला डॉर्फ। लेकिन टॉल भी उन्हें प्योर मिला, प्योर मतलब टॉल, अब बंदा टॉल ही प्रोड्यूस करेगा, डॉर्फ बंदा डॉर्फ ही प्रोड्यूस करेगा। ऐसे उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। क्या लिए बेटा, 7 कैरेक्टर। मैं हटा रहा हूं, टाइम बहुत कम है इसलिए कम में समझना पड़ेगा आपको। तो याद रखना, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। पहला कैरेक्टर लिया हाइट, पहले मैं कैरेक्टर बताता जाऊं, हाइट। दूसरा उन्होंने लिया यस फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तीसरा उन्होंने लिया फ्लावर कलर। तीसरा उन्होंने लिया यस सीड कलर। चौथा उन्होंने लिया सीड शेप। यस 1 2 3 4 5। इसके बाद उन्होंने लिया पॉड कलर और फिर लिया पॉड शेप। अब मैंने सामने जो लिखे हैं ये सारे लोग हैं कैरेक्टर। मैंने 7 कैरेक्टर लिखे हैं, 7 कैरेक्टर पर उन्होंने बेटा काम किया। 7 कैरेक्टर में पहला है हाइट, दूसरा है फ्लावर पोजीशन, तीसरा है फ्लावर कलर, चौथा है सीड कलर, पांचवा है सीड शेप, छठा है बेटा पॉड कलर और सातवां है पॉड शेप। तो जब उन्होंने हाइट के 2 बेटा वेरिएशन निकाले, 2 प्योर ब्रीड निकली, तो 2 प्योर ब्रीड निकली, उनमें से एक निकला टॉल, दूसरा निकला डॉर्फ। याद रहेगा। फिर इसके बाद जब उन्होंने फ्लावर पोजीशन निकाली तो एक निकली एक्सियल, दूसरी निकली टर्मिनल। एक्सिस पर, एक्सियल पोजीशन पर होने वाला एक्सियल, दूसरा निकला टर्मिनल। जब फ्लावर कलर निकाला तो एक निकला वायलेट, दूसरा निकला व्हाइट। एक निकला वायलेट, दूसरा निकला व्हाइट। सीड कलर जब उन्होंने निकाला, एक निकला येलो और एक निकला ग्रीन। जब बेटा सीड शेप निकाला, एक निकला राउंड, दूसरा निकला रिंकल्ड। याद रखना, हर कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट फॉर्म निकले और 2 अल्टरनेट फॉर्म ये ट्रेट कहलाए। नाउ द पॉड कलर जब उन्होंने लिया तो पॉड कलर में निकला ग्रीन और निकला येलो, और जब पॉड शेप लिया उन्होंने तो निकला पहला फुल और निकला कॉन्स्ट्रिक्टेड। ज्यादातर बच्चे यहीं से मुश्किल शो करने लगते हैं कि सर ये इसमें डोमिनेंट रेसेसिव क्या है। मैंने अभी तक ना कोई बात डोमिनेंट बोली है ना तो कोई बात रेसेसिव बोली है। मैंने केवल ये बोला है कि अब रिंकल्ड और बेटा पॉड कलर के ग्रीन, येलो और पॉड शेप के फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब इन दोनों में से किसी भी एक कैरेक्टर को उठा लो। सर आपने कहा कि सर मैं हाइट को उठाता हूं, तो मैंने कहा हाइट को उठा लो। अब अगर तुमने हाइट को उठाया तो एक पेरेंट उनका टॉल होगा, टॉल होगा, और एक पेरेंट उनका बेटा डॉर्फ होगा। पर याद रखना, अगर ये पेरेंट्स हैं, पी मतलब पेरेंट्स, तो टॉल भी बेटा प्योर ब्रीड होगा, डॉर्फ भी प्योर ब्रीड होगा। याद रखना, और टॉल प्योर ब्रीड होगा और डॉर्फ भी प्योर ब्रीड होगा। इसको पता लगाने की जरूरत क्या है, आप सेल्फिंग करा के देख लो। अगर टॉल सेल्फिंग करने पर, सेल्फ ब्रीडिंग करने पर टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये प्योर ब्रीड है। अगर डॉर्फ बेटा सेल्फ ब्रीडिंग करने पर डॉर्फ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सर ये प्योर ब्रीड है। तो पेरेंट बन गए। पेरेंट की पहली बात है, पेरेंट शुड बी प्योर ब्रीड। और जब उन्होंने पेरेंट पैदा कर लिए तो कितने तरीके के पेरेंट पैदा कर लिए, हर कैरेक्टर के लिए 2 पेरेंट, एक पेरेंट टॉल, एक डॉर्फ, एक पेरेंट एक्सियल, एक टर्मिनल, एक पेरेंट वायलेट और एक व्हाइट, एक पेरेंट येलो और एक ग्रीन, एक पेरेंट राउंड एंड रिंकल, एक पेरेंट ग्रीन एंड येलो, एक पेरेंट फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड।
तो जितने भी पेरेंट एक एक कैरेक्टर के लिए देखे जा रहे हैं, वो सारे पेरेंट एक कैरेक्टर के लिए जब देखे जा रहे हैं, तो देखते वक्त हम देख रहे हैं कि हर एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, प्योर ब्रीड। अब जब पी लाइन सेलेक्ट हो गई, पी मतलब पेरेंट लाइन सेलेक्ट हो गई, तो उन्होंने दूसरा काम किया होगा। आओ दूसरा काम करते हैं। तो पहले कैरेक्टर देख लेते हैं 7, और 7 कैरेक्टर की, हर कैरेक्टर की 2 वैरायटी, तो 7 दूनी 14। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर और 14 वैरायटीज पर काम किया। 7 कैरेक्टर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 7 कैरेक्टर्स एंड 14 वैरायटीज पर मेंडल ने काम किया, और इन वैरायटीज के नाम आपके सामने हैं। याद रखना, मेंडल पहला काम कर लेते हैं। आप किसी एक चीज को उठा लो, चूंकि एनसीईआरटी टॉल से उठाती है, हाइट से उठाती है, तो मैं अभी हाइट नाम का कैरेक्टर लेकर के अपना काम चालू करता हूं। तो पहले मैं पी लाइन प्रोड्यूस करता हूं। व्हाट इज पी? पी माने पेरेंट लाइन, और एक पेरेंट में लेता हूं टॉल और दूसरा लेता हूं डॉर्फ। और याद रखना, पहला काम पूरा, ये भी प्योर ब्रीड, ये भी प्योर ब्रीड, दोनों प्योर ब्रीड हैं और दोनों पेरेंट्स बना दिए गए। इनमें से एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल, टॉल एंड डॉर्फ 2 मिल गए। अब दूसरा काम, पहला काम तो हो गया, दूसरा काम यह है कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए। तो भैया टॉल और डॉर्फ का आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा दिया गया। इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे डाल दिया गया। टॉल और डॉर्फ का बेटा करा देने के बाद यहां पर बच्चे पैदा हुए, इन्हें बोला गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अगर आपके पास जरा सी भी बुद्धि है तो आप मुझे बताइए, मेंडल के पहले लोग किस बात को मानते थे? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को मानते थे। और मेंडल के पहले लोगों का मानना था कि कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, और कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब टॉल और डॉर्फ नाम के दोनों पौधों का कैरेक्टर मिक्स हो जाना चाहिए, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन का बच्चा इंटरमीडिएट हाइट का आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन मेंडल देख करके हैरान हो गए कि टॉल और डॉर्फ में से केवल टॉल यहां पर आया, टॉल यहां पर आया। याद रखना, F1 जनरेशन पर किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर आया, और जब एक पेरेंट का कैरेक्टर आया, टॉल पेरेंट का कैरेक्टर आया, तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा टॉल और डॉर्फ में से केवल टॉल का कैरेक्टर आया, और इस टॉल की हाइट और इस टॉल की हाइट देखी, दोनों बराबर हैं, यानी दोनों की मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। अब उन्हें शक हुआ कि मेरा ये टॉल तो प्योर ब्रीड था, क्या ये भी प्योर ब्रीड है? यस। इसको चेक करने के लिए उन्होंने सेल्फिंग कर दी, और भैया तीसरा काम कर दिया। मैं दूसरा काम लिख दे रहा हूं। दूसरा काम था क्रॉस ब्रीडिंग, और जैसे ही क्रॉस ब्रीडिंग की गई टू प्रोड्यूस F1, जैसे F1 को प्रोड्यूस करके क्रॉस ब्रीडिंग की गई, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जब F1 आया, F1 की बेटा प्योरिटी चेक की गई, और जब F1 की प्योरिटी चेक की गई कि भैया ये प्योर ब्रीड है कि नहीं हुई, तो सेल्फिंग कर दी गई। और प्योरिटी चेक करने का तरीका सेल्फिंग ही होता है। सेल्फ ब्रीडिंग करने पर अगर बंदा स्टेबल है, यानी टॉल केवल टॉल प्रोड्यूस कर रहा है, डॉर्फ केवल डॉर्फ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम प्योर ब्रीड मानेंगे। तो जब इन्होंने इसकी सेल्फिंग की, सेल्फिंग मतलब इसी जनरेशन के 2 टॉल मेंबर का आपस में ब्रीडिंग करा दी, तो वो देख करके बिल्कुल चकित हो गए कि यहां पर टॉल भी प्रोड्यूस हुए और डॉर्फ भी प्रोड्यूस हुए। एक बात तो तय थी कि उन्होंने बोला F1 जनरेशन का जो भी टॉल पौधा है, इट इज नॉट प्योर ब्रीड। और अगर ये प्योर ब्रीड नहीं है, तो कैसे पता चला कि ये प्योर ब्रीड नहीं है? अगर प्योर ब्रीड होता तो ये स्टेबल कैरेक्टर शो करता, टॉल बंदा केवल टॉल प्रोड्यूस करता, लेकिन इसने टॉल बंदे ने सेल्फिंग में टॉल और डॉर्फ दोनों प्रोड्यूस कर दिए। इसलिए उन्होंने F1 जनरेशन के बंदे को बोला हाइब्रिड। हाइब्रिड वो लोग होते हैं जो अपने साथ दोनों कैरेक्टर साथ में लेके चलते हैं। और इसके बाद इन्होंने टॉल और डॉर्फ की गिनती करना चालू की। तो जब F2 जनरेशन में इन्होंने टॉल और डॉर्फ की गिनती चालू की, तो देखा 3 और 1 का रेशियो टॉल और डॉर्फ में मिल रहा था, 3:1। नो डाउट ये जो टॉल मिल रहा था, इसकी सेल्फिंग करने पर टॉल ज्यादा मिले, डॉर्फ कम मिले, लेकिन मिले डॉर्फ। और डॉर्फ का होना ये बताता है कि ये कैरेक्टर स्टेबल नहीं है, और कैरेक्टर स्टेबल नहीं है तो फिर वो प्योर ब्रीड नहीं हो सकता। और इस तरीके से 3:1 का रेशियो मिला, और इसी 3:1 के रेशियो से उनकी दिमाग खुल गया कि भैया कैरेक्टर लिक्विड की तरह नहीं चलते। और तब उन्होंने पहली बार बताया
कि जब कभी भी हम पेरेंट को आपस में क्रॉस करते हैं और पेरेंट प्योर ब्रीड हैं, तो क्रॉस करने के बाद F1 में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आता। फिर से दोनों पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आता, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है। और जिस पेरेंट का कैरेक्टर यहां पर आता है, उस पेरेंट के कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। लो, दिमाग खराब। फिर से सुनो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने जो काम किए वही फिर से बता दे रहा हूं। पहले मैंने पेरेंट लाइन चूज की, फिर मैंने क्रॉस ब्रीडिंग की टू प्रोड्यूस F1, फिर मैंने सेल्फिंग की टू प्रोड्यूस F2। आप सब लोग जानते हो ये F1 है, ये F2 है। अब मैं इस सारे क्रॉस से अपने रिजल्ट निकल रहा हूं। पहला रिजल्ट ये कि F1 में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर नहीं आता। याद रखना, F1 shows trait of only one parent। ये पहली चीज बिंडल को पता चली, किसी एक पेरेंट का ट्रेट ही F1 शो करता है। और इस तरीके से उन्होंने पहली बार बोला द ट्रेट और द कैरेक्टर विच appears in F1 generation is known as डोमिनेंट कैरेक्टर। मैंने अभी तक कोई एलील की बात नहीं की है, कोई जीन की बात नहीं की। आप भी मेरे साथ एलील और जीन की बात मत करिए। मैंने केवल डोमिनेंट कैरेक्टर की डेफिनेशन बताई है। पेरेंट का वो कैरेक्टर, फिर से सुन लो, पेरेंट का वो कैरेक्टर जो F1 में आ जाए, उसी कैरेक्टर को हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। फिर दूसरी चीज देखी कि F2 में दोनों कैरेक्टर रीअपियर हो रहे हैं, दोनों कैरेक्टर अपियर हो रहे हैं इनटू 3:1 रेशियो। तो उन्होंने देखा F1 में जो हिडन था, डॉर्फ वाला कैरेक्टर F1 में शो नहीं हुआ, लेकिन ये डॉर्फ वाला कैरेक्टर F2 में शो हुआ। तो उन्होंने दूसरी डेफिनेशन सी बेटा दी, द कैरेक्टर विच was hidden in F1 and reappear in F2 generation is known as recessive। और इस तरीके से उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव की डेफिनेशन दी। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर? द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन थ्रू द F1 जनरेशन, दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। और द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट विच वाज हिडन इन F1 एंड रीअपियर इन F2, इट इज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर। और फिर इन्होंने F2 कैरेक्टर के बारे में बोला कि हमेशा डोमिनेंट और रेसेसिव में एक रेशियो मिल रहा है कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव इज ऑलवेज इन अ पर्टिकुलर रेशियो and that will be 3:1। डोमिनेंट और रेसेसिव F2 में जो मिल रहा है वो 3:1 के रेशियो में मिल रहे हैं। ये बात इन्होंने बताई। अगर आप इतनी चीज सीख लेते हो तो मेंडल का पहला लॉ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी एलील की बात नहीं की है, मैंने अभी जीन की बात नहीं की है। मिक्सअप मत करना वरना मरोगे। अभी मैंने केवल कैरेक्टर बताए आपको। मैंने कहा था मेंडल के 3 काम है, आप ज्यादा होशियारी में मरते हैं। पहला काम था पेरेंट बनाना, पेरेंट बन गए, पेरेंट शुड बी प्योर ब्रीड। दूसरा काम था क्रॉस ब्रीडिंग करके F1 बनाना, F1 बन गई। फिर तीसरा काम था सेल्फिंग करके F2 बनाना, बस F2 बन गई। अब इनसे रिजल्ट निकालो, बस पेरेंट वॉज प्योर ब्रीड, नो डाउट। यानी पेरेंट की बेटा सेल्फिंग की जाती, अगर सेल्फिंग की जाती तो वो स्टेबल कैरेक्टर शो करते, टॉल वाला टॉल शो करता, डॉर्फ वाला डॉर्फ शो करता। लेकिन पेरेंट की क्रॉस ब्रीडिंग शो की तो ब्लेंडिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग की बजाय बेटा इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आया और वो कैरेक्टर जो आया उसका नाम रखा गया डोमिनेंट। फिर इसकी सेल्फिंग की गई तो आया F2 और रेशियो क्या आया 3:1। और इस 3:1 से उन्होंने बोला कि F1 में केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर आता है। दूसरा पॉइंट बोला जो कैरेक्टर आता है वो डोमिनेंट कहलाएगा। और बोला गया कि बेटा F1 में जो कैरेक्टर बेटा छुपा रह जाता है और F2 में रीअपियर होता है वो कैरेक्टर रेसेसिव कहलाता है। और डोमिनेंट और रेसेसिव का रेशियो बेटा 3:1 था। अब मैं दोबारा आपको उस टेबल को देखने के लिए कहता हूं। चलिए, अगर आपको याद है वो टेबल तो आपको अच्छा लगेगा। हाइट में 2 बेटा ब्रीड थी, 2 वैरायटीज थी। एक था टॉल, दूसरा था डॉर्फ। अब ये आपका वर्क है, आप खुद ही करेंगे। फ्लावर पोजीशन में 2 थी, एक था एक्सियल, दूसरा था टर्मिनल। ओके,
इसके अलावा फ्लावर कलर में, शाबाश, फ्लावर कलर में दो था, एक था वायलेट, एक था वाइट, ओके। इसके बाद आपके पास था सीड कलर, शाबाश, सीड कलर, सीड कलर में एक था येलो, दूसरा था ग्रीन, शाबाश। इसके बाद सीड शेप, सीड शेप में एक था राउंड, दूसरा था रिंकल्ड, रिंकल्ड। और इसके अलावा पॉड कलर, पॉड कलर, पॉड कलर में था ग्रीन एंड बेटा येलो, और इसके अलावा था पॉड शेप। इन सारे कैरेक्टर्स के लिए पॉड शेप में था फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन सारे कैरेक्टर के लिए मेंडल ने एक एक करके क्रॉस किया। हम टीचर करते क्या है, हम आपको एक क्रॉस दिखा देते हैं, दूसरा क्रॉस दिखाते नहीं, इसलिए आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं। मैं इसी जगह पर जहां टॉल एंड डॉर्फ था, इसी जगह मैं दूसरा क्रॉस करके दिखाता हूं, आपको दिमाग खुल जाएगा। मान लीजिए सीड शेप लेके चलते हैं, सीड शेप नाम का एक कैरेक्टर लेके चलते हैं, तो एक पेरेंट होगा राउंड, एक पेरेंट होगा राउंड, ठीक, दूसरा पेरेंट होगा रिंकल्ड। ये रहा राउंड, दूसरा रहा रिंकल्ड। इसमें से राउंड वाला लेट सपोज मेल है और रिंकल्ड वाला फीमेल है। और याद रखना, राउंड और रिंकल्ड दोनों को प्योर ब्रीड होना पड़ेगा, दोनों ही प्योर ब्रीड होंगे तभी बेटा पेरेंट बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। याद रहेगा, अगर राउंड और रिंकल आप समझ गए। अब ये है पेरेंट पी और ये सब प्योर ब्रीड है। अगर इनकी सेल्फिंग की जाए तो राउंड विल राउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंकल विल रिंकल प्रोड्यूस करेगा। याद करेंगे, राउंड एंड रिंकल की क्रॉस ब्रीडिंग की गई। अब दोनों कैरेक्टर मिक्स होके नहीं आए, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आया, मान लीजिए राउंड आया, राउंड F1 में आ गया, ठीक है। इसके बाद इस राउंड की कर दी गई सेल्फिंग, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ये दोनों कैरेक्टर रीअपियर होंगे, राउंड and wrinkled with reappear with 3:1 रेशियो। कल को एक्सियल और टर्मिनल करे तो यहां लो एक्सियल, यहां लो टर्मिनल, यहां आएगा एक्सियल, यहां एक्सियल और टर्मिनल 3:1 के रेशियो में आएगा। तो जो F1 में आया वो डोमिनेंट, और जो F1 में छुपा रहा और F2 में आया वो रेसेसिव। और इस तरीके से इनमें उन्होंने डोमिनेंट और रेसेसिव छांटना चालू किया। लकीली मैंने इस तरफ सारे डोमिनेंट लिखे हुए हैं और इस तरफ सारे रेसेसिव लिखे हुए। तो हाइट में डोमिनेंट टॉल, रेसेसिव डॉर्फ, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल टर्मिनल, एक्सियल टर्मिनल फॉर फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल। और इसके बाद आप लोग देखते जा रहे हैं, फ्लावर कलर में वायलेट व्हाइट, सीड कलर में येलो ग्रीन, सीड शेप में राउंड रिंकल्स, पॉड कलर में ग्रीन येलो, पॉड शेप में फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इस तरीके से हर एक कैरेक्टर का डोमिनेंट और रेसेसिव पता कर लिया मेंडल साहब ने। और मेंडल साहब के 3 काम अगर आप नहीं भूलते हैं तो आपको कभी मुश्किलें नहीं आने वाली हैं। और वो मुश्किलें नहीं आने वाली हैं इसका मतलब है आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या काम थे। पहला काम था सिलेक्शन ऑफ पैरेंट, दूसरा काम था क्रॉस ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस F1, तीसरा काम था सेल्फिंग टू प्रोड्यूस F2। और उससे उन्होंने पता लगाया। अच्छा, अब मेंडल एक बात और बोलते हैं कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इस दुनिया में नहीं होती। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इट इज नॉट पॉसिबल। वो कहते हैं पेरेंट्स जो होते हैं, चाहे मेल पेरेंट हो चाहे फीमेल पेरेंट हो, ये एक बेटा पार्टिकल फॉर्म का करेक्टर बेटा जो है वो पार्टिकल फॉर्म में करेक्टर को भेजते हैं बेटा प्रोजनी में। और ये जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल जो होते हैं, इन 2 पार्टिकल में से बेटा इन दोनों के पास पार्टिकल और पार्टिकल ही जाता है। अगर लिक्विड होता तो मिक्स हो जाता। तो मेंडल कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं है, नो। जबकि वो बोलते हैं करेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, करेक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। और मेंडल इन पार्टिकल्स का नाम रखते हैं फैक्टर्स, और कहते हैं कि ये फैक्टर पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ आता है। और फैक्टर पेरेंट से प्रोजेनी की तरफ आता है तो मिक्स नहीं होता। फैक्टर नेवर मिक्सेस, और अगर मिक्सेस नहीं होता तो फैक्टर में देयर विल बी नो ब्लेंडिंग। और याद रखना, फैक्टर अपने आप में पार्टिकल
फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है। मेंडल से जब पूछा गया कि ये फैक्टर क्या है, तो मेंडल इस फैक्टर के बारे में बता नहीं पाए कि फैक्टर क्या है, लेकिन आज की दुनिया में हम फैक्टर को जानते हैं जीन के नाम से। और बस यहीं पर मैं मेंडल से थोड़ा मॉडर्न की तरफ जा रहा हूं ताकि समझ अच्छी हो सके। जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं ये क्रोमोसोम की बेसिस है, और ये मेंडल के समय पर नहीं थी। मेंडल जीन नहीं जानते थे, मेंडल क्रोमोसोम नहीं जानते थे। मैं 3 बार दोहरा दूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो मेंडल नहीं जानते थे। बाद में प्रूफ हुआ कि जो फैक्टर है वो एक्चुअली जीन है। बाद में यह भी पता चला कि जीन आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। जीन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। जीन आर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और जब ये बात पता चली क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तब जाकर के कुछ बातें हुई। हालांकि मेंडल उसके पहले एलील का कॉन्सेप्ट दे चुके थे, लेकिन एलील, जीन और इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक बार सिखाना चाहता हूं। मेंडल ने जिन्हें फैक्टर बोला था उनको हम लोग जीन की तरह कैसे डील करते हैं। क्या आप इतना याद रखें, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता है। ये बात किसने बोली? मेंडल ने। और मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर किस फॉर्म में जाएंगे? फैक्टर के फॉर्म में। और फैक्टर के फॉर्म में जाएंगे तो बताइए वो कैरेक्टर मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं मिक्स होंगे, कैरेक्टर मिक्स नहीं होंगे, बल्कि कैरेक्टर पार्टिकल के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। और उन पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया फैक्टर। और फैक्टर आज कहां है? फैक्टर आज हम लोग मानते हैं जीन। अब जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं ये थोड़ी मॉडर्न थ्योरी है, मेंडल के समय पर नहीं थी। मैं फिर से बोल दूं, मेंडल के समय पे नहीं थी, मेंडल के समय पे नहीं थी, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं हमारी साइड में एक फादर साइड है, फादर हमारे पिताजी है। हमारी साइड में दूसरी साइड है मदर साइड, हमारी माता जी है। फादर और मदर ये दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। मेरी मम्मी पापा दोनों डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। मैं अपने पर लेता हूं क्योंकि आप बोलेंगे शायद आप बुरा मान जाए। फादर साइड से गैमीट्स आए, गैमीट्स आए, इनका नाम था स्पर्म, लेकिन हमें बताया स्पर्म थे, सॉरी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। यस, फादर साइड से जो गैमीट आए नाम है स्पर्म। मदर साइड से भी गैमीट्स आए, नाम है ओवा। पर बेटा ओवा भी हैप्लॉइड और स्पर्म भी हैप्लॉइड। व्हाट इट मींस? इट मींस ये कि फादर के पास 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर क्रोमोसोम थे। उनमें से उन्होंने 23 क्रोमोसोम स्पर्म में दिए, 1 पेयर क्रोमोसोम स्पर्म में दिए। यानी कि 1 पेयर का मतलब 23, 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम दिए, हैप्लॉइड क्रोमोसोम स्पर्म को दिए। मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम थे, ये मदर के पास 46 क्रोमोसोम थे, और मदर ने भी हमें 23 क्रोमोसोम दिए। अब ये ओवा और एग आपस में फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोट बन रहा है। ये रहा जाइगोट। अब मैं जाइगोट को बृहद करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जाइगोट जब बन रहा है तो याद रखना, फादर में से 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, मदर में से 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं। तो फादर का क्रोमोसोम नंबर 1, ये रहा क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का, मम्मा के क्रोमोसोम नंबर 1 के सामने पेयर कर लेता है। फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 मम्मा के क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ पेयर करता है। 2 वाला क्रोमोसोम 2 वाले के सामने पेयर करता है। 3 वाला क्रोमोसोम 3 वाले के सामने पेयर करता है। इसका मतलब हमारे पास जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, माइंडेड, हमारे पास जो 23 पेयर क्रोमोसोम है उनमें से 23 किसने दिए? 23 किसने दिए? पापा ने। और 23 किसने दिए? मम्मा ने। इसका मतलब हमारे जाइगोट में आधी मम्मा और आधे पापा, 23 फादर साइड से 23 मदर साइड से क्रोमोसोम है। और इसी जाइगोट से मेरी बॉडी बनी है। हर बॉडी की कोशिका में एवरी सेल ऑफ द बॉडी में 23 फादर साइड के क्रोमोसोम, 23 मदर साइड के क्रोमोसोम। क्या ब्यूटीफुल बात है। यानी मेरी बॉडी मेरी है ही नहीं, मेरे अंदर आधी मेरी माँ है और आधी मेरी बाप है। अगर मुझे मेरे माँ बाप से अलग करना है तो मेरी हर एक कोशिका का डीएनए और डीएनए के हर एक कोशिका का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम बाहर कर दिए जाए। बट मैं ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि वाई क्रोमोसोम नंबर 1 ऑफ फादर साइड
क्रोमोसोम नंबर ऑफ 1 ऑफ मदर साइड के साथ पेयर करता है। क्यों पापा का 1 वाला क्रोमोसोम मम्मा के 5वें क्रोमोसोम के साथ पेयर क्यों नहीं कर लेता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 1 वाला फादर साइड का, 1 वाला मदर साइड का, दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। यही है इवोल्यूशन, यही है बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब यह है कि इनके पास जो प्रेजेंट है जीन, वो एग्जैक्टली सिमिलर जीन है। आप कहोगे जीन कहां से आ गए? बोले क्या पागलपन कर रहे हो? मैंने कहा ये डायग्राम बना रहने दो, मैं आपको वापस लेके आता हूं। आप बताइए होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? हमारे पास कितने पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम है? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, कितने पेयर? पहला वाला फादर का, पहला वाला मदर का, दूसरा वाला फादर का, दूसरा वाला मदर का, तीसरा वाला फादर का, तीसरा वाला मदर का, चौथा वाला फादर का, चौथा वाला मदर का, 22वां फादर का, 22वां, 23वां फादर का, 23वां मदर का, 24वां। नहीं हो सकता, क्योंकि 23 फादर साइड से आएंगे, 23 मदर साइड से आएंगे, तो 23 पेयर होमोलॉगस है। उनमें से किसी भी एक होमोलॉगस क्रोमोसोम को पकड़ लो, लेकिन पकड़ोगे कैसे? अभी मैं आपको पकड़ता हूं। मैंने बोला मेंडल कहते हैं कि कैरेक्टर है, ध्यान सुनना, मेंडल कहते हैं कि कैरेक्टर है फैक्टर्स, और फैक्टर आजकल माना जाता है जीन। मेंडल कहते हैं कि कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हमेशा के लिए सीख जाओगे। कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, और हम कहते हैं फैक्टर इज जीन, और आपको बोलाता है जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और अगर जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है तो बताइए जीन कहां पर रहता होगा? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम में जिस जगह पर रहता है उस जगह का नाम है लोकस। तो मैंने बोला मान लीजिए फादर साइड में हाइट का जीन इस लोकस पे रहता है, तो अब याद रखना होमोलॉगस क्रोमोसोम का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट सेम है। तो अगर इस लोकस पर हाइट का जीन रहता है, ये फादर साइड से आया था मेरे पास, और उसी समय पर ये वाला मदर साइड से आया था, तो मैं कंफर्म हूं कि इस लोकस पर भी हाइट का ही जीन होगा। Why these chromosome are homologous? Because इनमें जो जीन का सीक्वेंस है और इसमें जो जीन का सीक्वेंस है, both have the same gene sequence। इसका मतलब जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अगर इस जगह हाइट का जीन है तो इस जगह पर भी हाइट का जीन होगा। अगर मैं कह दूं कि सर इस जगह पर कलर का जीन है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो बताइए अगर मैं बोल दूं इस लोकस पर कलर का जीन है, तो आप बोल दीजिए सर इस लोकस पर भी कलर का जीन ही होगा। अब मुसीबत यह है कि अगर मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं हाइट, तो अब किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हाइट को प्रमोट करने के लिए कितने क्रोमोसोम है? 1 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर 1 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो कितने पेयर जीन है? 2 पेयर जीन है। इसका मतलब है हाइट को पता करने के लिए जीन के 2 अल्टरनेट फॉर्म है, और ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे? एलील्स। लोग रट्टा मारते मारते मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज एलील्स, व्हाट इज जीन। मैं कहता हूं बेटा एलील और जीन एक ही बात है। बोलते नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे। मैं कहता हूं इस दुनिया में एक ही क्रोमोसोम होता आपकी बॉडी में, तो जो जीन है वही जीन होता, वही एलील होता। लेकिन चूंकि आपके पास एक फादर साइड का क्रोमोसोम, एक मदर साइड का क्रोमोसोम है, इसलिए एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए 2 जीन हैं, और दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और दोनों आमने सामने प्रेजेंट है। इसीलिए दोनों अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन है। एक ही जीन के 2 फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये भी हाइट का जीन है और ये भी हाइट का जीन है, और इस तरीके से बोल रहे हैं हाइट को डिफाइन करने के लिए 2 अल्टरनेट फॉर्म हो गए। इट इज नोन एज एलील्स। सो व्हाट इज एलील? मैं डेफिनेशन बोलता हूं, एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन प्रेजेंट इन corresponding locus of homologous chromosome।
होमोलॉगस क्रोमोसोम के करेस्पॉन्डिंग लोकस में प्रेजेंट सेम जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बेटा एलील्स। सर अभी भी नहीं आया। अगर इस दुनिया में क्रोमोसोम हैप्लॉइड ही दुनिया में होता आदमी, अगर दुनिया में हैप्लॉइड होता तो बताइए एलील होता कि नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म होता ही नहीं है, जीन ही होता अकेला, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम होता है, उसका कोई अल्टरनेट फॉर्म नहीं होता। तो चूंकि हमें फादर साइड और मदर साइड से बेटा अलग अलग क्रोमोसोम मिला है, इसलिए ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इनका जेनेटिक कंटेंट सेम है। इसलिए एक लोकस पे अगर यहां हाइट का जीन तो यहां पर भी हाइट का जीन, इसका मतलब हाइट को डिफाइन करने वाले दो जीन, और ये दोनों जीन आपस में क्या कहलाएंगे? एलील्स। दैट्स इट। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो इन एलील को समझाने के लिए कुछ बेटा डिनोशन सिखाए मेंडल बाबू ने। मेंडल बाबू ने एलील्स को समझने के लिए क्या डिनोट करना सिखाया हमें। बस वो गजब की बात थी कि वो बिना क्रोमोसोम जाने एलील को कैसे डिनोट कर लेते थे। देखिए वो कहते थे सबसे पहले तो पेरेंट्स पता लगाओ। चलिए पेरेंट्स पता लगाते हैं। मान लीजिए पेरेंट है टॉल, ओके, और एक पेरेंट है डॉर्फ। बोलते हैं एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, गुड। फिर मेंडल साहब कहते हैं कि भैया इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करके F1 लाओ। F1 ला दिया। F1 लाने पर एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा। बोले आ गया, ठीक है। बोले जिस पेरेंट का कैरेक्टर आया है उसको मानो डोमिनेंट। क्या मानो? डोमिनेंट। बोले ठीक। और डोमिनेंट वाले जो भी कैरेक्टर उसका पहला अल्फाबेट लो। मान लीजिए टॉल नाम का कैरेक्टर है तो टॉल का पहला अल्फाबेट लो टी, और बोले ये जो पहला अल्फाबेट होगा कैपिटल टी, इसे कैपिटल लिखो, इसे नाम दो डोमिनेंट एलील, इसे नाम दो डोमिनेंट एलील। ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब इसकी सेल्फिंग कर दो। सेल्फिंग करने पर आपको दोनों कैरेक्टर मिलेंगे, टॉल भी मिलेगा, डॉर्फ भी मिलेगा। बोले टॉल और डॉर्फ को दोनों को लिखो, रेशियो मिलेगा 3:1। अब टॉल वाला तुमने एलील बना रखा है कैपिटल टी, तो डॉर्फ वाले का पहला अक्षर मत लेना, जो डोमिनेंट है उसी का स्मॉलर फॉर्म ले लेना, स्मॉल टी। तो उन्होंने बोला डोमिनेंट एलील का जिस अल्फाबेट से लिखा है कैपिटल टी, उसी अल्फाबेट से के स्मॉलर फॉर्म को यहां पर रेसेसिव के नाम से बता देना। इट इज नोन एज रेसेसिव एलील। और ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि हम संभाल नहीं पाते कि सर हम कहते क्या। अब बताओ स्मॉल टी भी क्या है? ये भी बेटा हाइट ही बताता है। कैपिटल टी क्या बताता है? बेटा ये भी हाइट ही बताता है। ये बात और है कि ये टॉल हाइट बताता है, टॉल हाइट। और ये बात और है कि ये डॉर्फ हाइट बताता है, लेकिन बताते दोनों हाइट ही है। इसका मतलब एक अल्टरनेट फॉर्म में जो दो अलग अलग ट्रेट हुआ करते थे, ट्रेट को डिनोट करने के लिए क्या बता दिए गए? एलील। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से क्रोमोसोम वाली बात पे आइए। अगर फिर से क्रोमोसोम वाली बात पे आएंगे तो देखिए उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपका काम बन जाएगा। मान लीजिए यहां पर हाइट का जीन है तो यहां पर भी हाइट का जीन ही होगा। मुझे मालूम है सर अगर यहां हाइट का जीन है तो यहां पर भी हाइट का जीन होगा। मान लीजिए यहां टॉल हाइट का जीन है और यहां पर भी टॉल हाइट का जीन है। अब बताइए इस कंडीशन में दोनों एलील एक जैसे हैं, और अगर दोनों एलील एक जैसे हैं तो कंडीशन आएगी कैपिटल टी कैपिटल टी। एक क्रोमोसोम में कैपिटल टी तो दूसरे क्रोमोसोम में भी कैपिटल टी। इसे बोला जाएगा होमोजाइगस। दूसरी पोजीशन भी हो सकती है। मान लीजिए यहां पर एक जगह पर हो कैपिटल टी और स्मॉल टी और दूसरी जगह पर भी हो स्मॉल टी, तो अब यहां पर भी बेटा कंडीशन आएगी होमोजाइगस स्मॉल टी। Why it is known as homozygous? क्योंकि दोनों पेयर में सिमिलरिटी है। यहां पर भी कैपिटल टी, यहां पर भी कैपिटल टी, यहां पर स्मॉल टी तो वहां पर भी स्मॉल टी, वो भी होमोजाइगस हो गया। बस याद रखना ये होमोजाइगस हमने माना डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी को हम मानते हैं डोमिनेंट, और ये होमोजाइगस रिसेसिव। पर इसकी तीसरी कंडीशन भी हो सकती है सर कि मान लीजिए सर
यहां पर भी हाइट का जीन है और यहां पर भी हाइट का जीन है, लेकिन एक जगह पर कैपिटल टी और एक जगह पर स्मॉल टी है, तब मैं बोलूंगा यस ये कैपिटल टी स्मॉल टी दे आर स्लाइटली डिफरेंट। अब इस जगह पर ये दोनों एलील स्लाइटली डिफरेंट है। दीज आर द सेम एलील, दीज आर द सेम एलील, इसीलिए कंडीशन का नाम होमो, होमो मतलब सेम, लेकिन यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ एलील है। नो डाउट ये भी हाइट बता रहा टॉल और ये भी हाइट बता रहा डॉर्फ, दोनों हाइट बता रहे, लेकिन एक टॉल हाइट बता रहा है, एक डॉर्फ हाइट बता रहा। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी आई, इट इज नोन एज हेट्रोजाइगस। So this is known as homozygous, this is known as homozygous, this is known as heterozygous, this is known as homozygous dominant, this is known as homozygous recessive, this is known as heterozygous dominant। अभी डोमिनेंट बोले कि रेसेसिव बोले, इस बात को वो कहते हैं 3 काम दोबारा करो। 3 काम दोबारा करने पर आपको आपकी हालत खराब होती है, आप सर कहते हैं नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, यहीं से आपकी मुसीबतें चालू होती हैं। क्या वो तीनों काम आपको याद हैं? अगर वो तीनों काम याद हैं तो काम बन जाएगा। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द पेरेंट टू प्रोड्यूस F1, तीसरा सेल्फिंग ऑफ द पेरेंट, सेल्फिंग ऑफ द F1 टू प्रोड्यूस F2। अब वो बोलते हैं कि जब अब आप पेरेंट्स मान रहे हो तो अभी आपको एलील लिखने हैं पेरेंट के। एलील लिखने का मतलब है आपको एक पेरेंट लिखना है प्योर टॉल, तो दूसरा लेना है प्योर डॉर्फ। बस उन्होंने इतनी चीज आपको डिफाइन कर दी कि जो प्योर टॉल है या जो प्योर डॉर्फ है, जो लोग प्योर हैं, पी फॉर प्योर हैं, जो भी प्योर है वो होमोजाइगस होंगे। इसका मतलब है इनके क्रोमोसोम में, मैं बना देता हूं क्रोमोसोम, यहां पर अगर कैपिटल टी है तो यहां पर भी कैपिटल टी होगा, तभी इन्हें प्योर ब्रीड बोलेंगे। अब यहां पर बना दो आप कि सर यहां पर अगर स्मॉल टी है तो यहां पर भी स्मॉल टी होगा, जिसको लिखने वाले लिखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये रहे कैपिटल टी, ये रहे स्मॉल टी। ओके, तो ये हो गए पेरेंट्स। जैसे ही पेरेंट मिल गए, एक मिल गया कैपिटल टी पेरेंट और एक मिल गया स्मॉल टी पेरेंट। अब पेरेंट की कराओ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है इनके गैमीट्स का आपस में फ्यूजन कराओ। अब इनके गैमीट में होगी मियोसिस, और मियोसिस हम सब लोग जानते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम का पेयर अलग अलग होता है। अगर क्रोमोसोम का पेयर अलग अलग होता है तो ये वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, जो पेयर था वो अलग हो जाएगा, और यहां पर भी बेटा क्रोमोसोम का पेयर अलग हो जाएगा। और पेयर अलग होगा तो एक सेल में ये वाला क्रोमोसोम जाएगा और दूसरे सेल में दूसरा वाला क्रोमोसोम जाएगा, यानी ये पेयर का क्रोमोसोम भी अलग, ये पेयर का क्रोमोसोम भी अलग। अब आप एक बात देख करके बताओ, जब ये पेयरिंग अलग हुई तो बताओ यहां पर था कैपिटल टी, अगर ये यहां पर आया तो यहां पर क्या आया? कैपिटल टी। यहां पर भी था कैपिटल टी तो यहां पर भी क्या आया? कैपिटल टी। तो दोनों के गैमीट सिमिलर हुए। और यहां पर था स्मॉल टी तो यहां पर भी आया स्मॉल टी, और यहां था स्मॉल टी तो यहां पर भी आया स्मॉल टी। इसका मतलब इन दोनों के गैमीट भी सिमिलर हुए, यानी यहां पर बनने वाले सारे गैमीट एक जैसे कैपिटल टी, और यहां पर बनने वाले सारे गैमीट एक जैसे, कैसे? स्मॉल टी। अब चूंकि ये स्पर्म है, स्पर्म का मतलब मेल गैमीट है, और चूंकि ये ओवा है, ये फीमेल गैमीट है। स्पर्म फ्यूज नहीं हो सकते, ओवा फ्यूज नहीं हो सकते, स्पर्म ओवा से फ्यूज होगा। और कोई भी स्पर्म किसी भी ओवा से फ्यूज करे कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सारे स्पर्म एक जैसे, कैपिटल टी, सारे ओवा एक जैसे। बोले दोनों में से दोनों तरफ से आप गैमीट लाइए। सर जैसे ही दोनों तरफ से गैमीट आए, इधर से आया ये वाला क्रोमोसोम, जैसे ही ये वाला क्रोमोसोम आया तो कैपिटल टी के साथ आया दिस, और इधर से आया, इन दोनों में से कोई भी, मान लो ये आया तो जैसे आया तो बेटा इधर से आया स्मॉल टी वाला। और अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी आया तो कैपिटल टी चाहता है कि बंदा टॉल हो जाए और स्मॉल टी चाहता है कि बंदा डॉर्फ हो जाए। कैपिटल टी हमेशा चाहेगा कि बंदा टॉल हो जाए, स्मॉल टी हमेशा चाहेगा कि बंदा डॉर्फ हो जाए। लेकिन यहां पर बात चली कैपिटल टी की, क्योंकि इस बंदे की फिनोटाइप निकली टॉल। ये कंडीशन थी हेट्रोजाइगस, और यहां से मिंडल ने बताया कि हेट्रोजाइगस पेयर में
दो डिफरेंट एलील होते हैं लेकिन दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, दोनों में से कोई एक एक्सप्रेस होता है, और जो बेटा एक्सप्रेस होता है, जो भी एक्सप्रेस होता है वही डोमिनेंट कहलाता है। तो यहां था कैपिटल टी, यहां था स्मॉल टी, यहां पर दोनों ने बना कैपिटल टी स्मॉल टी बनने पर कैपिटल टी चाहता है बेटा टॉल हो जाए, स्मॉल टी चाहता है डॉर्फ हो जाए, लेकिन हुआ क्या? टॉल। डॉर्फ नहीं हुआ, इसका मतलब हेटेरोजाइगस पेयर में दोनों एलील एक्सप्रेस नहीं हुए, और यहां से डेफिनेशन दी गई, इन हेटेरोजाइगस एलील पेयर, heterozygous allele pair, the allele which express itself is known as डोमिनेंट एलील। और इस तरीके से पहली बार हमें डोमिनेंट एलील की डेफिनेशन पता चली। डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने अलग बताया था, अगर आप भूले नहीं हो, मिक्स मत करना। मैंने बताया था दोनों पेरेंट के कैरेक्टर में किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर F1 में आएगा। आपने कहा था जी सर आएगा, अब बोला था तो दोनों में से किसी एक कैरेक्टर का आना, इट इज नोन एज, दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर। आज मैं कैरेक्टर नहीं पूछ रहा हूं, एलील बोल रहा हूं। यहां पर कैपिटल टी एलील है, यहां पर स्मॉल टी एलील है, दोनों क्रॉस ब्रीड किए, कैपिटल टी स्मॉल टी साथ आए, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी में दोनों एक्सप्रेस नहीं हुए, केवल एक एक्सप्रेस हुआ। कौन सा एक्सप्रेस हुआ? कैपिटल टी। और अगर कैपिटल टी एक्सप्रेस हुआ तो ये पेयर हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों एक सिमिलर नहीं, और हेटेरोजाइगस पेयर में जो एक्सप्रेस होगा उसी का नाम रखा जाएगा डोमिनेंट। क्या अब आप इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो मैं इस क्रॉस को दोबारा लिखता हूं, क्योंकि दोबारा लिखने पे आपको प्रैक्टिस आएगी, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आप चीजें सीख रहे हैं। चलिए, आपको मैंने दिया था एक टॉल, दूसरा दिया था डॉर्फ, और आज तुम एलील जानते हो तो इनके एलील लिखने में तुम्हें डर नहीं होगा। इट इज कैपिटल टी, इट इज स्मॉल टी। पर ये जानते हो कैपिटल टी कहां पर है और स्मॉल टी कहां है? ये सब प्रेजेंट है क्रोमोसोम में। अच्छा, इससे जो गैमीट बनेगा सारे एक जैसे कैपिटल टी, और इससे जो गैमीट बनेंगे सारे एक जैसे स्मॉल टी, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी, बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इट इज F1। लोग इसे पुनेट स्क्वायर जाने किस किस से सिखाते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। अब F1 की करनी है सेल्फिंग, पर मैं कहता हूं जरा F1 को देख लो। अगर F1 को तुम्हें देखना आ गया तो फिर सब कुछ सही आ गया। अब F1 को अगर देखोगे तो इसके पास जो क्रोमोसोम पेयर है उसमें एक हाइट का जीन कैपिटल टी है और दूसरी हाइट का जीन स्मॉल टी है। ये रहा F1। पर मुझे F1 की सेल्फिंग करनी है, तो यानी एक इसी तरीके का मेंबर मेल लेना है और एक इसी तरीके का मेंबर फीमेल लेना है। तो चलो फीमेल भी बिल्कुल इसी तरीके की ले लीजिए। ये रहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पर रहा कैपिटल टी और यहां पर रहा स्मॉल टी। तो सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग में एक ही जनरेशन के मेल और फीमेल को आपस में बेटा क्या करना है? गैमीट से क्रॉस ब्रीड कर देना है। पर यहां पर इनके गैमीट बनते हैं, और जैसे ही गैमीट बनाने जाते हो फिर से पेयर अलग होगा, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए होती है मियोसिस। अगर बेटा पेयर अलग होगा तो एक जगह पर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, दिस वन। अगर ये वाला क्रोमोसोम जाएगा तो ये अलग गैमीट में जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम अलग गैमीट में जाएगा, स्मॉल टी अलग गैमीट में जाएगा, कैपिटल टी अलग गैमीट में जाएगा। तो आपके पास दो गैमीट बन गए, एक बना कैपिटल टी और एक बन गया स्मॉल टी। दो तरीके के गैमीट बन गए। ओके, अब देखो इधर से भी गैमीट प्रोड्यूस होंगे। बहुत आसान है अगर सीखना, तो इधर का भी बेटा पेयर अलग होगा, और अगर पेयर अलग हो गया तो ये क्रोमोसोम यहां आया तो ये रहा कैपिटल टी, और ये क्रोमोसोम इधर गया तो ये रहा स्मॉल टी। अब देखिए यहां पर भी दो प्रकार के गैमीट बन गए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये दोनों स्पर्म हैं, ये दोनों मेल गैमीट है, आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। ये दोनों फीमेल गैमीट है, आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन इनमें से कोई भी गैमीट इस वाले किसी भी गैमीट के साथ फ्यूज हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं पॉसिबिलिटी बनाओ, बस
इस वाले गैमेट को पकड़ो और इन दोनों से फ्यूज करके पॉसिबिलिटी बनाओ। इधर से आया कैपिटल टी, फ्यूजन बना रहा हूं, इधर से आया कैपिटल टी और इधर से भी आया कैपिटल टी। बताइए क्या आया? कैपिटल टी कैपिटल टी, एक प्रोजनी बनी। इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी। चलिए बनाइए, इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी। लोग समझ नहीं पा रहे कि इधर से कौन आया। ये आया कैपिटल टी, ये आया स्मॉल टी, यानी इसने दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी अपनी प्रोजनी बना ली। तो ये बना कैपिटल टी, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको पकड़ लो, स्मॉल टी कैपिटल टी आपने बनाया, इधर से आया स्मॉल टी और इधर से आया कैपिटल टी, इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया कैपिटल टी। और नाउ इधर से आया स्मॉल टी, इधर से आया स्मॉल टी, ये अलग प्रोजनी बन गई, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये सब करना बड़ा मुश्किल है, कई बार लोग कर नहीं पाते। तो देखो ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा स्मॉल टी कैपिटल टी। बात एक ही है, यानी कि आपको एक प्रोजनी मिली कैपिटल टी की, एक प्रोजनी मिली स्मॉल टी की और दो प्रोजनी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी की। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए एक रेरीगेल्ड पुनेट नाम के आदमी हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने हमें पुनेट स्क्वायर बनाना सिखाया और उन्होंने बताया कि आप पुनेट स्क्वायर बनाते वक्त गैमीट को रो और कॉलम में लिख लीजिए। रो और कॉलम पर लिख लीजिएगा। मान लीजिए यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी मेल वाले आपने ले लिए और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल वाले आपने ले लिए। सर कब बना था? भूल ही गए। अगर भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता, अगर भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए कैपिटल टी आपस में फ्यूज हुआ ना, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में फ्यूज हुआ, ये वाला इसके साथ फ्यूज हुआ ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला इसके साथ फ्यूज हुआ ना, स्मॉल टी ये वाला इसके साथ फ्यूज हुआ। अब आप देखिए क्या मिल रहा है आपको मिल रहा कैपिटल टी मिल रहा है एक, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं दो और स्मॉल टी मिल रहा है एक। आपको तीन प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं। रेशियो है 1:2:1। इट इज नोन एज कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन इनको देखने में कैसा दिखाई पड़ेगा? हम सबको मालूम है यहां पर होमोजाइगस है तो ये बंदा टॉल ही होगा। देखिए ये टॉल होगा और ये हेट्रोजाइगस पेयर है और हेट्रोजाइगस पेयर में दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, केवल एक एक्सप्रेस होता है। जो एक्सप्रेस होता है वो बेटा आपको मालूम है क्या होगा? यहां पर कैपिटल टी, ये भी टॉल ही होगा। तो अब बताइए टॉल टोटल कितने मिले? एक और दो, टोटल मिलाकर के 3। और यहां पर बेटा ये मिलेगा डॉर्फ और डॉर्फ आपको कितना मिलेगा? 1। तो 3:1 देखने वाली रेशियो है और 1:1 इनकी जेनेटिक्स का रेशियो है, इसलिए 3:1 इट इज नोन एज phenotypic रेशियो and 1:2:1 is known as genotypic ratio। तो दो तरीके के रेशियो दिए गए, एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। और ये सारी बातें सिंगल कैरेक्टर के लिए ली गई, सिंगल कैरेक्टर। और उस सिंगल कैरेक्टर का नाम यहां पर हम लोगों ने रखा था हाइट। जब कभी भी कोई क्रॉस सिंगल कैरेक्टर के लिए किया जाता है, इस तरीके के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 3:1 आएगा फिनोटिपिक, 1:2:1 आएगा जीनोटिपिक। यहां तक आते आते बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इन कंफ्यूजन को एक एक करके रिजॉल्व करते हुए मेंडल्स के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेंडल्स के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं दोबारा वही करने जा रहा हूं, इसलिए अभी आपका
चैतन्य होना, एकदम स्फूर्त में होना, एकदम एकदम समझ के बैठना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके लॉ ऑफ मेंडल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो लॉ ऑफ या पॉस्टुलेट ऑफ मेंडल्स बेटा में इसमें भी कोई दिक्कत है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 लॉ थे, एक केवल पॉस्टुलेट था। कुछ लोग बोलते थे 2 पॉस्टुलेट 2 लॉ थे। मैं वो नहीं मानता, मैं एनसीईआरटी मान के चल रहा हूं। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मेरे लिए ट्रू है। तो लॉ ऑफ मेंडल में पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो जो चीजें मेरे पास लिखी हैं मैं पहले वो देखता हूं। मैं देखता हूं, मैंने सबसे पहले पेरेंट्स लिए। ये रहा पेरेंट, ये रहा पेरेंट, और कोई भी पेरेंट रहा वो प्योर ब्रीड रहा। प्योर ब्रीड रहा तो मान लीजिए ये रहा टॉल और ये रहा डॉर्फ। तो टॉल हो कि डॉर्फ हो, टॉल हो कि डॉर्फ हो, दोनों के क्रोमोसोम में कैपिटल टी यहां और स्मॉल टी यहां। आपने देखा फैक्टर जो है वो पेयर में है। किसमें? पेयर में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है दैट कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर्स, बाय फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। पेयर्स। ओके, फिर वो बोलते हैं कि ये लोग आपस में क्रॉस ब्रीड करेंगे। क्रॉस ब्रीड करते वक्त यहां से कैपिटल टी आएगा, यहां से स्मॉल टी आएगा, वो अलग लॉ है। और यहां पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पेयर में हेट्रोजाइगस पेयर है। तो दूसरा रूल है इन हेट्रोजाइगस एलील पेयर, एलील पेयर ओनली वन एक्सप्रेस, एक एलील एक्सप्रेस करेगा, और जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज नोन एज डोमिनेंट एलील। उसी को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील। अदर वन इज नोन एज रेसेसिव एलील। और फिर जब सेल्फिंग की गई तो यहां पर टॉल और डॉर्फ का रेशियो 3:1 आया, जिसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया। तो आप तीसरा रोग बोल सकते हैं इन F2 जनरेशन डोमिनेंट एंड रेसेसिव दे आर इन 3:1 रेशियो। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे लॉ ऑफ डोमिनेंस ना। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको भी यहीं पर लिख देते हैं। दोबारा फिर से यही लिखूंगा जो मैंने आपके सामने लिखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और इसमें जो ये दूसरा लॉ है ये बताता है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये लॉ गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अप्लाई होता है, जिस समय लोग गैमीट बना रहे हैं। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कंडीशन 1, इफ एलील आर होमोजाइगस। अगर एलील होमोजाइगस हैं, व्हाट इट मींस, अगर एलील कैपिटल टी हैं या फिर एलील स्मॉल टी हैं, तो इनसे बनने वाले सारे गैमीट सिमिलर होंगे। अगर कैपिटल टी है, अगर एलील होमोजाइगस है तो गैमीट विल बी सेम। कैपिटल टी सारे गैमीट एक जैसे। ये अलग गैमीट है, ये अलग गैमीट है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। ये अलग गैमीट है, ये अलग गैमीट है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। तो बोलते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इफ एलील आर होमोजाइगस दे विल प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ गैमीट। वो सेम टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स इट। अगर कैपिटल टी है तो सारे गैमीट कैपिटल टी होंगे, और अगर स्मॉल टी तो सारे गैमीट स्मॉल टी को रखेंगे। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट भी है, तो भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 2।
इफ एलील्स पेयर आर हेट्रोजाइगस, अगर एलील पेयर हेट्रोजाइगस हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप देख लीजिए इसको एक बार बना करके, वरना बार बार वही बात होगी। यहां पर है कैपिटल टी और यहां पर है स्मॉल टी, तो क्या होगा, जब ये पेयर अलग होगा तो एक ले जाएगा कैपिटल टी और दूसरा ले जाएगा स्मॉल टी। तो बोलते हैं इफ एलील पेयर आर हेट्रोजाइगस दे विल प्रोड्यूस different type of alleles, different types of gametes with equal ratio। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बेटा एलील पेयर बेटा कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, तो उनमें प्रोड्यूस होने वाले गैमीट डिफरेंट टाइप के होंगे लेकिन इक्वल रेशियो के साथ। यानी अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग गैमीट बना रहे तो एक तरीके के गैमीट होंगे कैपिटल टी और दूसरे तरीके के गैमीट होंगे स्मॉल टी, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 50% इक्वल रेशियो और इनकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 50%। 50% का मतलब 1/2 ये गैमीट होंगे और 1/2 ये गैमीट होंगे। तो अगर किसी ने बोला एक हेट्रोजाइगस बंदा है और उसने 200 गैमीट प्रोड्यूस किए, 200 गैमीट्स प्रोड्यूस किए, तो बताइए कितने गैमीट कैपिटल टी होंगे। 200 का 50%, 100 गैमीट्स होंगे बेटा कैपिटल टी और 100 गैमीट होंगे स्मॉल टी। और अगर ये 100 गैमीट प्रोड्यूस करे तो 50 और 50 ही है। इट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दो लॉ दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब यह सेपरेशन, यानी गैमीट बनाते दौरान जो एलील हैं वो पेयर में सेपरेट होते हैं। और अगर दोनों जगह एलील होमोजाइगस हैं तो दोनों तरफ जाने वाले एलील एक जैसे, इसलिए सारे गैमीट एक जैसे। अगर दोनों हेट्रोजाइगस है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो दोनों तरफ बेटा अलग अलग गया एलील, लेकिन दोनों के जाने का प्रोपोर्शन इक्वल है। अगर ये 50 गया तो ये भी 50 गया विद इक्वल प्रोपोर्शन, एंड इट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और इस प्योरिटी ऑफ गैमीट की बेसिस पर उन्होंने एक बाइनोमियल इक्वेशन दी और बोले इस बाइनोमियल इक्वेशन से सब कुछ क्लियर है। और ये बाइनोमियल इक्वेशन उन्होंने दिया यस ax प्लस by का होल स्क्वायर। ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया उन्होंने और बोला ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपकी प्रोजनी को बता देगा अगर आप ax प्लस vi स्क्वायर में आप गैमीट समझ जाते हैं। मान लीजिए यहां पर x है कैपिटल T और यहां y है स्मॉल t और a है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल T और b है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल t तो हमें मालूम है कैपिटल टी के बनने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी और स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी। एक बार फिर से देख लो वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और फिर वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं आएगा। यहां पर था कैपिटल टी और यहां पर था स्मॉल टी। अगर मैं इन दोनों को बनाऊं तो एक तरफ जाता है कैपिटल टी, एक तरफ जाता है स्मॉल टी और कैपिटल टी जाता है 50%, स्मॉल टी भी जाता है 50%। इसका कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी हाफ, स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। तो अगर मैं ax प्लस by एक्सप्रेशन में कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी को मानता हूं हाफ, यानी a इज हाफ और b भी है हाफ, तो आपका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? बोलते हैं बड़ा आसान है, इस इक्वेशन में रख दीजिए और रख के देखते हैं। रख के देखने पर आपको क्या मिलेगा जरा देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी हाफ, ए एक्स इज कैपिटल टी, ये रहा एक्स इज कैपिटल टी, नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल टी दैट इज हाफ, y इज स्मॉल t का होल स्क्वायर। ax प्लस by का होल स्क्वायर आपने लिख दिया ना। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं।
सही है। नाउ अब क्या करना है, अब इसको बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या, ये होल स्क्वायर है तो इधर रखिए कैपिटल हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, और अब गुणा करना चालू करिए। अगर तुम्हें जरा सा भी, मैंने बोला ना जेनेटिक्स में केवल बेटा कक्षा 8 की गणित है और कुछ नहीं। क्लास 7th 8th में अगर आपको गणित आती थी तो काम बन जाएगा। इस कैपिटल टी को पकड़िए और इस कैपिटल टी को पकड़िए, इसका इसके साथ बेटा गुणा करिए। चलिए करिए। तो कैपिटल टी और हाफ 1/2 इंटू 1/2 इट इज नोन एज 1/4। तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं 1/4 कैपिटल टी। ओके, नाउ दूसरा लिखिए, ये लिख लीजिए कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ओके, दूसरा पेन वैसे मुझे यूज करने नहीं देंगे आप, लेकिन अगर एक बार दूसरा पेन यूज करके मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा अलग अलग पेन का डायरेक्शन रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब स्मॉल टी को पकड़िए, स्मॉल टी और कैपिटल टी, यस 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इट इज 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नाउ इट इज 1/4 स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए, ये तो कैपिटल टी है, इट इज नोन एज 1/4 कैपिटल टी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है यहां पर। 1/4 मतलब चवन्नी, 1/4 मतलब चवन्नी, मेरी लैंग्वेज को माफ करिएगा, दिस चवन्नी इट इज अठन्नी, यानी 1/4 इनको आपस में जोड़ दो, जो कि दोनों का जीनोटाइप एक ही जैसा है, देन आपको मिलेगा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से 1/4 इन दोनों कैपिटल टी दोनों एक ही जैसे, इसलिए जोड़ दो तो चवन्नी इट इज अठन्नी इज 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड नाउ इट इज 1/4 स्मॉल टी। मैं कहता हूं इस पूरी एक्सप्रेशन को ऊपर लिखो, पूरी एक्सप्रेशन को ऊपर लिख लो। इट इज 1/4 कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू 1/4 स्मॉल टी, और सबसे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर भी 4 का मल्टीप्लाई। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 1। रेशियो क्या आया, 1:2:1। कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। यही तो रेशियो था जीनोटिपिक। और आपको मालूम है कैपिटल टी स्मॉल टी इज नथिंग, ये भी टॉल तो 2 और 1 3 हो गए टॉल, और ये अकेला हो गया डॉर्फ। तो ये रहा फिनोटिपिक रेशियो और ये रहा जीनोटिपिक रेशियो। आसान है। 1:2:1 it is 1:2:1 it is genotypic ratio and 3:1 it is phenotypic ratio. Hence proved कि भैया आपको समझ में आ गया है कि भाई बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कैसे गैमीट आपस में मल्टीप्लाई होकर के किस तरीके से जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बनाते हैं। याद रखना है एक छोटा सा क्रॉस और है जो आपको आ जाना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के पहले। लॉ ऑफ डोमिनेंस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के पहले एक छोटा सा लॉ ऑफ एक क्रॉस और है जिसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। याद रहेंगे व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। पहले हम मेंडल को दोबारा पढ़ते हैं। मेंडल को मालूम था कि पेरेंट अगर टॉल है तो ये प्योर ब्रीड है, अगर बेटा पेरेंट डॉर्फ है तो भी प्योर ब्रीड है। मेंडल ने ये खुद करके देखा था कि इनके पेरेंट जो होते हैं वो प्योर ब्रीड होते हैं। मेंडल को पूरा आइडिया था कि जो पेरेंट हैं उसके दोनों पेरेंट प्योर ब्रीड है, उन्हें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
इन दोनों के क्रॉस के बाद दोनों में से किसी एक का करैक्टर आता था, और जिस बंदे का भी करैक्टर आता था उसको हम लोग F1 में डोमिनेंट बोलते थे। और डोमिनेंट बनाने के बाद मेंडल क्या कर देते थे, उसकी सेल्फिंग कर देते थे, सेल्फिंग। और सेल्फिंग करके वो जान लेते थे कि उससे टॉल भी मिल रहा है और डॉर्फ भी मिल रहा है। लेकिन मेंडल को ये मालूम था कि F1 वाला भी हाइब्रिड है। तो मेंडल अपने पेरेंट वाली जनरेशन के बारे में भी एकदम श्योर थे कि वो प्योर ब्रीड है। मेंडल F1 जनरेशन के लिए भी श्योर थे कि वो हाइब्रिड है। अगर हाइब्रिड ना होता तो सेल्फिंग में टॉल से टॉल ही प्रोड्यूस करता, अनस्टेबल कैरेक्टर प्रोड्यूस किया, टॉल ने टॉल और डॉर्फ दोनों प्रोड्यूस कर दिए 3:1 में रेशियो में। तो मेंडल को मालूम था कि F1 भी उनका क्या है बेटा, उन्हें मालूम है, उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो हाइब्रिड है। मेंडल ये भी जानते थे कि जो F2 आया है, F2 उसका जो रेसेसिव कैरेक्टर है, लेट्स सपोज डॉर्फ, अगर डॉर्फ की सेल्फिंग की जाए, ये मेंडल जानते थे, तो सेल्फिंग की जाए तो वो डॉर्फ ही प्रोड्यूस करता है। यानी मेंडल F2 के रेसेसिव के बारे में भी डाउटफुल नहीं थे, पर मेंडल को डाउट इन टॉल पर था, क्योंकि ये टॉल दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ टॉल थे कैपिटल टी, कुछ टॉल थे स्मॉल टी, और उन्हें नहीं मालूम था देखने से, क्योंकि जेनेटिक्स दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई तो लंबाई पड़ती है। पौधा दोनों बराबर लंबा, दोनों पौधे बराबर, पता नहीं कौन कैपिटल टी वाला है, कौन स्मॉल टी वाला है। तो मेंडल ने क्या कहा कि मुझे अपने F2 जनरेशन के डोमिनेंट फिनोटाइप को टेस्ट करना है, डोमिनेंट फिनोटाइप को टेस्ट करना है, और ऐसे टेस्ट करना है कि उसका जीनोटाइप पता चल जाए, एंड दैट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। पल्ले नहीं पड़ा। टेस्ट क्रॉस इज टू टेस्ट, दिस इज द क्रॉस टू टेस्ट। क्या टेस्ट करना है? टू टेस्ट जीनोटाइप्स ऑफ, किसका जीनोटाइप्स? ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। देखो भैया, रट्टा मत मारना, वरना टेस्ट क्रॉस का मतलब लोग नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसका मतलब नहीं जान पाते और वो टेस्ट क्रॉस पढ़ा लेते हैं। मैं बता रहा हूं, फिर से देखो, पेरेंट उन्हें मालूम है कि प्योर ब्रीड है। F1 उन्होंने चेक कर लिया सेल्फिंग करके, F1 सेल्फिंग करके देखा तो टॉल और डॉर्फ प्रोड्यूस हुआ। उनमें से जो डॉर्फ आया वो सेल्फिंग करके हमेशा डॉर्फ ही प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब डॉर्फ स्टेबल है, इसका मतलब वो प्योर ब्रीड है। लेकिन टॉल दो प्रकार के हैं, कुछ प्योर ब्रीड है, कुछ हाइब्रिड है, और हमें नहीं मालूम कि टॉल में कौन प्योर ब्रीड कौन हाइब्रिड। तो एक टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस किया गया। टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस टू टेस्ट जीनोटाइप। किनका जीनोटाइप टेस्ट करना है? डोमिनेंट फिनोटाइप का। और किस डोमिनेंट फिनोटाइप का? F2 जनरेशन के डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। और इस टेस्ट क्रॉस करने के लिए वो अननोन डोमिनेंट फिनोटाइप को होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे डोमिनेंट फिनोटाइप। यही आखिरी चीज है जो आज आपका कॉन्सेप्ट बना पाएगी। इट इज अ डोमिनेंट फिनोटाइप जिसके बारे में हमें जीनोटाइप नहीं मालूम है, उसका क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट के साथ, और वो भी रेसेसिव पेरेंट है तो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया जाता है। करके देखते हैं। मान लीजिए डोमिनेंट फिनोटाइप के क्रॉस करने पर, डोमिनेंट फिनोटाइप के क्रॉस करने पर होमोजाइगस रेसेसिव क्रॉस किया गया, और बंदा अगर टॉल था और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करने पर भी टॉल ही प्रोड्यूस किया, तो हम मान जाएंगे कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप था उसका जीनोटाइप प्योर है
और प्योर है इसका मतलब वो कैपिटल टी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं नहीं आता है, तो करके देख लो ना। मान लो डोमिनेंट फिनोटाइप कैपिटल टी होता, यानी प्योर होता, जैसा कि मैं मान रहा हूं प्योर होता, और उसे होमोजाइगस रेसिड्यू के साथ क्रॉस किया जाता, दैट इज स्मॉल टी। ठीक, डोमिनेंट फिनोटाइप दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये बंदा कैपिटल टी वाला है कि स्मॉल टी वाला है। लेट सपोज ये कैपिटल टी वाला है, तब क्या होगा? कैपिटल टी को होमोजाइगस रेसिड्यू के साथ क्रॉस कर दिया गया, यहां से आया टी, यहां से आया स्मॉल टी, दोनों क्रॉस किए, आया कैपिटल टी। जरा देखिए, ये बंदा था टॉल, इसके बच्चे भी प्रोड्यूस हुए टॉल। अगर टेस्ट क्रॉस के दौरान डोमिनेंट फिनोटाइप के बच्चे भी ठीक उसी तरीके के आए, तो याद रखना ना, वो है उसका जीनोटाइप प्योर ब्रीड है, और प्योर ब्रीड है तो वो कैसा शो करेगा? कैपिटल टी। अभी भी नहीं आया। अरे हमने बोला ना, या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो स्मॉल टी हो सकता है। हमने पहला केस लिया, मान लो ये कैपिटल टी है, और ये रहा स्मॉल टी। करके देखो, अगर कैपिटल टी है तो यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी। अगर यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी आया, तो बेटा दोनों क्रॉस किए, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बंदा टॉल था, ये भी बंदा टॉल ही होगा, और तब होगा जब ये कैपिटल टी हो, तभी उधर से स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी देगा। और इस कंडीशन में हम बोल देंगे जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है वो प्योर है, प्योर फिनोटाइप है, यानी कि प्योर फिनोटाइप है, इसका मतलब वो कैपिटल टी है। लेकिन अगर कहीं दूसरी कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन में क्या हुई, लिख देता हूं मैं दूसरी कंडीशन यहां पर। दूसरी कंडीशन ये हुई कि मान लीजिए डोमिनेंट फिनोटाइप है और उसने होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस किया, और बदले में डोमिनेंट और रेसेसिव का बराबर रेशियो मिला, डोमिनेंट और रेसेसिव का बराबर रेशियो मिला, 1:1 मिला, तो समझ जाइए इसका फिनोटाइप हाइब्रिड है, और हाइब्रिड है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। बस 1 मिनट के अंदर अंदर इसे खत्म करते हैं। याद रखिए, लेट सपोज इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हमेशा स्मॉल टी होगा। इधर से गैमीट आएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इधर से हमेशा आएगा स्मॉल टी। ये इसके साथ प्योर करे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ फ्यूज करे तो स्मॉल टी। अब बताइए, ये वाला बनाएगा टॉल और ये बनाएगा डॉर्फ विद द रेशियो 1:1। तो डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस अगर होमोजाइगस रेसिड्यू के साथ किया जाए और डोमिनेंट फिनोटाइप ही आए, तो उसका जीनोटाइप प्योर होता है। अगर डोमिनेंट फिनोटाइप का होमोजाइगस रेसिड्यू के साथ क्रॉस किया जाए और उससे बेटा डोमिनेंट और रेसिड्यू बराबर में आए, तो समझ जाना उसका पर्टिकुलर बंदे का जीनोटाइप हाइब्रिड होता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। एंड दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। इससे टेस्ट किया जाता है F1 को नहीं, F2 को। आज की क्लास यहीं रखते हैं। आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। आगे की क्लासेस में, यानी कल भी मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको, कल भी मैं बचा हुआ पोर्शन जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो आप घबराइए मत कि पूरा नहीं हुआ। अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, और फिर उसके बाद छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं। तो जितना टॉपिक में हो पाएगा मैं कराऊंगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।